Scale factor, a scale drawing of an object is of the same shape as of the object but of different size. क्योंकि स्केल आपने वो चेंज किया होता है, एक रेशियो लेके चल रहे होते हो आप उसकी, तो इसलिए जो ओरिजिनल आपका ऑब्जेक्ट होता है उससे जो आपने ड्राइंग बनाई है उसका जो स्केल फैक्टर है वो डिफरेंट होता है. The scale of a drawing is a comparison of the length used on drawing to the length it represents. ये comparison होता है किस किस का, जो उसकी original length है ऑब्जेक्ट की, किसके साथ कंपेयर करते हैं, to the length जो हमने ड्राइंग में यूज की है. So this scale is written as a ratio, जिसको आप रेशियो भी बोलते हो. उसके बाद सिमिलर फिगर्स, यू नो कि रेशियो ऑफ टू कॉरेस्पॉन्डिंग जो है सिमिलर फिगर्स वो सेम होती है, मतलब उसमें जितनी भी साइड्स आपको गिवन है उन सबकी रेशियो क्या होती है, सेम होती है. सो स्केल फैक्टर क्या हो गया आपका, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब अगर आपके पास ये क्वेश्चंस अवेलेबल हैं तो हमें ये 4 जो हैं उन्होंने डिफरेंट दी हुई हैं कि इन 4 वेज में हम जो है सिमिलैरिटी का कंसेप्ट ले सकते हैं. फर्स्ट कंसेप्ट जो है इसमें उन्होंने फिगर को रीसाइज कर दिया. रीसाइज मींस उसका जो ओरिजिनल साइज था वो ड्राइंग में नहीं लिया है, उन्होंने उसका छोटा साइज लिया है, तो इसमें रेशियो जो है वो आपका यूज हो रहा है. यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया या टर्न कर दिया कि जो ओरिजिनल, जैसे ये अगर नोटबुक मेरी इस तरीके से है, मैंने ये इसको इस तरीके से टर्न कर दिया. अगर ऐसे ही टर्न करेंगे तो सेम वो आपकी फिगर बन रही है बिल्कुल. अगर ऐसे टर्न कर दिया तो और जो डायमेंशंस थे वो आप कह सकते हो कि इस वे में और इस वे में इनकी रेशियो हम लेके चलेंगे. देन रिफ्लेक्शन, फ्लिप कर दिया. ये था अगर आपके पास सपोज शेप, अगर ये इस तरीके से आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है तो मैंने इसको इस तरीके से फ्लिप कर दिया. ठीक है, ये आपने सारा कंप्यूटर्स में किया हुआ है, फ्लिप वगैरह आपको पता है उसमें. देन ट्रांसलेशन और स्लाइड, अगर ये ओरिजिनल उसकी पोजीशन है, मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे उनको चेंज कर दिया. टॉप का कोऑर्डिनेट इस मोमेंट पे अगर इस पॉइंट का ले रही हूँ मैं, ये है, जब मैंने इसको यहाँ पे ट्रांसलेट किया मींस मैंने ये इसका जो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लाई हूँ तो मैंने इसका ये कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया. ट्रांसलेशन मींस हम उसके कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देते हैं. और उसके ट्रांसलेशन को ही आप स्लाइड भी कह सकते हो कि इस पोजीशन से मैंने इसको स्लाइड डाउन किया या इस पोजीशन से मैंने इसको स्लाइड अप किया. तो ये सारे जो हैं वो आपके सिमिलैरिटी के कंसेप्ट्स हैं. अब यहाँ पे 2 शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन कैन बिकम द अदर आफ्टर अ रीसाइज, यानी कि या तो वो रीसाइज हो रही है या फ्लिप हो रही है या स्लाइड हो रही है या टर्न हो रही है. तो इन चारों केसेस में हम क्या कहेंगे कि एक शेप जो है वो दूसरे का क्या है, सिमिलर कंसेप्ट है. फर्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे आएंगे. अ मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड ऑन द स्केल ऑफ 1:4. व्हाट डू यू मीन बाय दिस 1:4? क्या मतलब है, क्या पता लग रहा है आपको, क्या गिवन है इसमें? मॉडल जो है एक बोट का दैट इज मेड ऑन अ स्केल ऑफ 1:4. 1 क्या है इसमें और 4 क्या है? यस, 1 जो है वो मॉडल की डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और 4 जो है वो ओरिजिनल उसकी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 1/4. तो जो भी हम डायमेंशंस लेके चलेंगे, ऊपर मॉडल की डायमेंशंस आएंगी, नीचे किसकी आएंगी, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की आएंगी नेचुरली, क्योंकि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा होगा ड्राइंग से. अब यहाँ पे हमें गिवन है मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग. मॉडल जो ओरिजिनल है उसकी लेंथ हमें गिवन है 120. फुल साइज ऑफ द बोट हैज अ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर. विड्थ ऑफ ओरिजिनल जो है बोट हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर. सो व्हाट वी आर टू फाइंड, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल. हमें स्केल मॉडल की विड्थ निकालनी है. इट मीन्स जो वो हमें लेंथ 120 सेंटीमीटर गिवन थी उसका कोई रोल नहीं है. ठीक है, सो वी आर टू फाइंड द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल. विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल के लिए हमें देखो रेशियो पता है. मॉडल अगर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ओरिजिनल की क्या है, 4 है. अब मुझे विड्थ किसकी गिवन है, ओरिजिनल वाले की गिवन है, मॉडल की मैंने निकालनी है. ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. क्वेश्चन मार्क की जगह आप x भी ले सकते हैं. सो दिस इज 60 × 1/4, सो दैट इज इक्वल टू 15. अब यूनिट इसका सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो इट मीन्स जो विड्थ ऑफ द मॉडल बोट आई है दैट इज 15 सेंटीमीटर. अब 15 सेंटीमीटर हमारे पास कौन सी ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन सी, तो उसको आप टिक कर देंगे. देन क्वेश्चन नंबर 2, what will affect the similarity of any two polygons. किन्हीं 2 पॉलीगन्स की जो सिमिलैरिटी है उसको क्या चीज अफेक्ट करेगी. नीचे हमें ऑप्शंस गिवन है.
वी आर गिवन दे आर फ्लिप्ड हॉरिजेंटली, फ्लिप आप कर सकते हो उनको, दे आर डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर, रीसाइज आप उसको कर सकते हैं, दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, मूव कर सकते हो आप उसको, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, दे आर नॉट द मिरर इमेज, वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होती है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, क्योंकि सिमिलैरिटी में जब आप उसको रीसाइज करते हो तो वो मिरर इमेज आपकी नहीं रहेगी। देन मूविंग ऑन टू पार्ट 3, इफ टू, ये तो आप भी आंसर दे सकते हो इसका, इफ टू, ऑप्शंस इसकी ध्यान से सुनना, इफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैव अ स्केल फैक्टर ऑफ ए रेशो बी, दो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर गिवन है तो उनका जो रेशियो है दैट इज ए रेशो बी, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल्स इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, रेशियो ऑफ देयर पैरीमीटर्स इज 3a रेशियो b, इज इट ट्रू और फॉल्स, पैरीमीटर्स की रेशियो वो कह रहा है कि अगर साइड्स की रेशियो a रेशियो b है तो पैरीमीटर्स की रेशियो ही इज सेइंग कि 3a रेशियो b होगी, फॉल्स, वेरी गुड, देयर एल्टीट्यूड्स हैव अ रेशियो a रेशियो b, अगर साइड्स की रेशियो ए रेशियो बी है तो एल्टीट्यूड्स की रेशियो ए रेशियो बी हो सकती है। चलो अगली ऑप्शन से सुनो, देयर मीडियंस हैव अ रेशियो ए बाय 2 रेशियो बी, ये मीडियंस की रेशियो, फॉल्स, देयर एंगल बाइसेक्टर्स हैव अ रेशियो ऑफ ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, एंगल बाइसेक्टर्स हैव अ रेशियो ए रेशियो बी, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, फॉल्स, तो कौन से वाला ट्रू बनेगा, अल्टीट्यूड्स वाला, दिस वन बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ फोर्थ, ये आपका कैलकुलेटिंग पार्ट है थोड़ा, हाँ जी, किसका, एल्टीट्यूड्स और मीडियंस वगैरह की जो लेंथ होती है दैट इज, जो रेशियो होती है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द अदर साइड। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट 4, इसमें हमें गिवन है कि एक 5 मीटर की रॉड है, अगर स्टिक है हमारे पास, शेडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर, 5 मीटर लॉन्ग है तो उसकी जो शेडो है दैट इज 2 मीटर, दिस इज द स्टिक, एंड इधर जो है वो ट्री है, उन्होंने वैसे ये लेफ्ट पे दी हुई है, ये राइट पे दी हुई है, सो ट्री की जो लेंथ है, हाइट है दैट इज 12.5 सेंटीमीटर, वी आर टू फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द ट्री, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, दो ट्राइंगल्स ये हमें सिमिलर गिवन है तो साइड कैसे निकालनी है, दिस यू कैन टेल, सिमिलर होती हैं जब आपकी ट्राइंगल्स तो देयर साइड्स आर, क्या कंसेप्ट लगाते हो, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का लगाओगे कंसेप्ट तो क्या बनेगा, 5/12.5 या 12.5/5 ऑल्सो यू कैन टेक, this is equal to 2 upon question mark, we have to find out the value of question mark, length of the shadow of tree हमने निकालना है, question mark या x मैंने इधर ले लिया, this is 12.5 into 2 upon 5, 12.5 into 2 is 25/5 is 5, तो question mark means जो अननोन वैल्यू थी हमारे पास दैट कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर, तो जो ऑप्शन है दैट इज डी ऑप्शन, 5 मीटर, ये यूनिट्स हमें मीटर्स में गिवन है तो 5 मीटर, सो दिस इज योर आंसर। नाउ हाँ जी, हाँ ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एक्स वाई यू कैन टेक। देन मूविंग ऑन टू पार्ट 5, इसमें मैं आई एम नॉट ड्रॉइंग द फुल फिगर, जो इंपॉर्टेंट आपका इसमें यूज होना है दैट ओनली आई विल ड्रॉ। बिलो यू सी अ स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ फार्म हाउस रूफ विद मेजरमेंट्स, ये फार्म हाउस रूफ गिवन है, यहाँ पे उसकी मेजरमेंट्स के साथ जो है एक मॉडल सा उन्होंने बना दिया। द attic floor ABCD in the model is a square. The beams that support the roof are the edges of a rectangular prism EFGH KLMN. E is the middle point of AT. सिर्फ ये दो चीजें आपकी यूज होनी है दैट आई एम शोइंग यू इन द फिगर। AT हमें इस तरीके से गिवन है, इसका मिड पॉइंट हमें E गिवन है। Then we are given that F is the midpoint of BT
G is the middle of CT and H is the middle of DT. All the edges of the pyramid in the model have length of 12 meter. जितनी भी इसमें edges यूज हो रही हैं आपकी, उनकी लेंथ हमें कितनी गिवन है? 12 मीटर. So what we are to find, what is the length of EF, where EF is one of the horizontal edges of the block. EF जो है ये horizontal edge हमें गिवन है. इधर हमें ये AB भी पता है और horizontal edge है. E is the midpoint of AT, F is the midpoint of BT. So what can you say about the length of this EF? Then BPT और वो BPT का ही एक्सप्लेन कर रहे हैं जो वो रेशियोज बता रहे हैं. और क्या यूज कर सकते हो? डायरेक्ट कंसेप्ट 9th में किया हुआ है हमने. E and F are given to be the midpoints. Yes, क्या थी वो? क्या थी? Yes, EF is half of AB. Midpoint theorem आप यूज कर रहे हो. EF is half of AB. So this is half of 12. That is 6 meter or centimeter. You can see the units. This is given to be meter. 6 meter. हाँ जी, हाँ जी, जैसे मर्जी कर लो आप इसको. सिमिलर हैं, बिल्कुल ठीक है. वो हाफ ऑफ, यस, ये आपका TE जो है दैट इज हाफ ऑफ 80, तो वो भी हाफ ऑफ 12 करोगे देन ऑल्सो इट विल बी 6. दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हो, चाहे आप BPT यूज कर लो, चाहे आप मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर लो. नाउ मूविंग ऑन टू केस स्टडी 3. एप्लीकेशंस ऑफ पैराबोलास, हाईवे ओवरपासेस, अंडरपासेस, हाईवे अंडरपासेस पैराबोलिक इन शेप. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमें पैराबोला गिवन होता है दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पैराबोला की जो इक्वेशन होती है दैट इज क्वाड्रेटिक. तो ये जो आपका है केस स्टडी दैट इज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्लियर? अब पैराबोला का थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट बता देती हूँ जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है. पैराबोला जो है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट एन एक्सिस, जिसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं. 4 शेप्स होती हैं हमारे पास पैराबोला की. दिस वन इज एन अपवर्ड पैराबोला. इसका जो है वर्टेक्स एग्जिस्ट करता है मिनिमम पॉइंट पे. अगर मैं इसके पॉइंट्स लिखने शुरू करूं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी. सो ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये मिनिमम पॉइंट से पास कर रही है. इसको अगर छोड़ के मैं डाउनवर्ड पैराबोला लेती हूँ तो ये एग्जिस्ट कर रही है इसके मैक्सिमम पॉइंट पे. ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसके अलोंग जो है हमारा जो पैराबोला है वो सिमेट्रिक होगा. दिस इज द अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला. वर्टेक्स हमेशा जो है इसका वो मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट पे लाई करता है. अगर मैंने ये अपवर्ड पैराबोला लिया है इसमें ये पॉइंट आपका मिनिमम पॉइंट है. अगर मैं ये डाउनवर्ड पैराबोला ले रही हूँ तो इसमें ये पॉइंट आपका क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है. दो दूसरी इसकी शेप्स होती हैं वो मैं वैसे बता रही हूँ, इस क्वेश्चन में उनका कोई यूज नहीं है. ये आपका होता है राइट हैंडेड पैराबोला और ये होता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला. जिस तरफ इसका माउथ ओपन है, जिस साइड से ये ओपन है वो टाइप ऑफ पैराबोला हो जाएगा. ये ऊपर से ओपन है तो अपवर्ड पैराबोला, नीचे से ओपन है तो डाउनवर्ड पैराबोला, लेफ्ट साइड पे ओपन है तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, राइट साइड से अगर ओपन है तो राइट हैंडेड पैराबोला. एक्सिस, अब इस केस में जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो ये एक्स एक्सिस होगी. ठीक है, तो जिस एक्सिस के अलोंग वो पैराबोला बना हुआ है दैट विल बी द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. और एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमेशा मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट से पास करती है. अगर मैं अपवर्ड पैराबोला ले रही हूँ तो दिस इज द मिनिमम पॉइंट, और अगर मैं डाउनवर्ड पैराबोला ले रही हूँ तो ये मैक्सिमम पॉइंट है. ये सारा हमें डिटेल गिवन है नेक्स्ट पेज पे. Parabola is the graph that results from P of x is equal to ax square plus bx plus c. Parabolas are symmetric about a vertical line known as the axis of symmetry. क्योंकि पैराबोला का कंसेप्ट आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ तो वो आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है. Axis of symmetry runs through the maximum or minimum point of the parabola which is called the vertex. यानी कि इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं. That is denoted by V. अब क्वेश्चन पे हम आएंगे. If the highway overpass is represented by x square minus 2x minus 8, हमें जो इक्वेशन गिवन है दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमें जो है इसका गिवन है. हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं तो वो इक्वेशन बन जाएगा. फिलहाल ये पॉलिनोमियल है आपका.
देन इट्स जीरोज आर, इसके जीरोज मुझे निकालने हैं। जीरोज यू नो वेरी वेल क्या होते हैं, जिन पे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। तो हम जीरोज कैसे निकालते थे पॉलिनोमियल की फॉर्म में, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सम क्या चाहिए -2, प्रोडक्ट क्या चाहिए -8। तो व्हाट विल बी द फैक्टर्स, 6 एंड वाले में आपको प्रोडक्ट 8 कैसे मिलेगा, यस -4 + 2 -4x + 2x -8। पेयरिंग कर देंगे, x into x -4 + 2 into x -4, this is x + 2 into x -4, put them individually equal to 0, तो x + 2 equal to 0। ये मैं वैसे लिख रही हूँ ताकि आपका ये टॉपिक भी रिवाइज हो जाए, बट अदरवाइज क्योंकि ये आपका एमसीक्यू है तो आप रफली जो है इसको सिंप्लीफाई करके यू कैन गिव द आंसर। सो x इज इक्वल टू 4 और -2, तो आपके पास जो है देन इट्स जीरोज आर 4, -2, ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे। देन मूविंग ऑन टू ऑप्शन 2, द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। नहीं, ऑप्शंस हमें देखो कौन कौन सी गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। ऑप्शंस में मुझे ऑप्शंस गिवन है 2, -4, 2 पॉजिटिव गिवन है और 4 नेगेटिव गिवन है ऑप्शन में, बट यहाँ उल्टा है। फिर गिवन है 4, -2, फिर -2, -2 एंड -4, -4। तो उसमें आपका 4, -2 जो है वो दोनों ऑप्शंस इकट्ठी नहीं आएंगे। देन सेकेंड पार्ट, हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली। स्टार्टिंग में आपको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में ग्राफ्स भी मैंने करवाए थे। सो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफ आपका जो है पॉलिनोमियल वो एक्स की फॉर्म में गिवन है, वेरिएबल एक्स में गिवन है, तो ये कौन से एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे ताकि हम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वाले हमने देखने हैं कि वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से जीरोस मुझे मिलेंगे। जितने पॉइंट्स पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है दैट विल गिव मी द नंबर ऑफ जीरोस, या जितने पॉइंट्स पे ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है दैट विल गिव मी द नंबर ऑफ जीरोस। पॉलिनोमियल मेरा कौन से वेरिएबल में है, तो फिर कौन सी एक्सिस को टच करना चाहिए, एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स की वैल्यूज हम पुट करेंगे, ठीक है। उस मतलब वो वाला आप लोगे जहाँ पे y की वैल्यू 0 बन रही है, तो इट मींस y की वैल्यू 0 कहाँ पे बनेगी, x एक्सिस पे। तो ये आपका जहाँ पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ जीरोस, दैट इज योर पार्ट ए। हाँ जी विनायक जाइए। देन थर्ड पार्ट, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला और इलिप्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जो है ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसका ग्राफ किस टाइप का होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला और इलिप्स। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, माई क्वेश्चन इज ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, दिस विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, अ सर्कल, अ पैराबोला और एन इलिप्स। पैराबोला, क्योंकि हम पैराबोला से रिलेटेड उसने हमें स्टार्टिंग में कहा है कि दिस इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ पैराबोला। सो ऑप्शन सी इज योर आंसर। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज, अब ये आपका क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए भी हुए हैं। ये क्योंकि आपका पॉलिनोमियल पे बेस्ड है, इक्वल टू वाला अभी तक हमारे पास कुछ नहीं आया है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड है ये आपका जो केस स्टडी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ हाईवे अंडरपास हुज 1 0 इज 6 and sum of zeros is 0. What will be the equation of this? इस वाले जो है हाईवे अंडरपास की हमें इक्वेशन बतानी है। सम ऑफ जीरोस जो है वो मुझे 0 गिवन है और 1 ऑफ द जीरोस इज 6, तो अल्फा कॉमा बीटा 2 जीरोस हम इसके मान लेंगे। फर्स्ट 0 मैंने ले लिया 6, 1 0 मुझे गिवन है, सेकंड 0 हमें नहीं पता, 1 0 हो गया। सम ऑफ जीरोस इज 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा 6 पुट कर देंगे
तो बीटा कितना आ जाएगा -6, यानी कि जीरोस आ गए मेरे पास, अल्फा इज इक्वल टू 6 एंड बीटा इज इक्वल टू -6। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है हमने। इक्वेशन किस फॉर्म में आती है? सो इक्वेशन हमें जब जीरोस गिवन होते हैं, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, क्या यूज करते थे उसके लिए? एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस, यस, एस एक्स प्लस पी। और इक्वल टू की जीरो की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड है हमारा ये। बेटे हमने पॉलिनोमियल में किया था ना, जब हमें सम ऑफ जीरोस गिवन होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हम के टाइम्स लेके चलते थे ना, के टाइम्स लेके चलते थे। यहाँ पे हम, क्योंकि हमें जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं उसमें के टाइम्स नहीं है, तो हमने के को 1 ले लिया। ठीक है, तो हमने इसको डायरेक्ट ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस पी। जरूरी नहीं है, बट अगर उन्होंने फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स दे दिया, एस आ गया, तो के अगर आप नहीं ले रहे तो वो एक सिंगल आप दे रहे हो, जबकि उसने अगर पॉलिनोमियल्स कहा है तो मुझे जनरल देना। ठीक है, यहाँ पे हमने के 1 ले लिया क्योंकि उसने, हाँ जी। सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, सम 0 है और प्रोडक्ट 6 इंटू -6, सो दिस इज एक्स स्क्वायर -36, सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पार्ट, नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल x माइनस, ये अब ध्यान से करना, थोड़ा सा डिफरेंट है, x -2 होल स्क्वायर प्लस 4, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस फॉर दिस? क्या करेंगे जीरोस फाइंड आउट करने के लिए? क्या है यहाँ पे? x -2 होल स्क्वायर प्लस 4, दो मेथड्स हैं। ठीक है, या तो हम इसको डायरेक्टली इक्वल टू 0 पुट कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4। बट ये कंडीशन जो है वो इट विल नेवर एग्जिस्ट, बिकॉज स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब ये क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो देयर विल बी नो जीरो। या फिर आप अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो व्हाट यू विल डू, एक्स स्क्वायर, आप ये वाला जो है इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। अब इसमें आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितना है यहाँ पे 1, बी इज वेयर बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इधर प्लस 4 ये वाला है। ठीक है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, a 1 आ गया, b -4 एंड c इज 8। सो पुट द वैल्यूज, b स्क्वायर दैट इज -4 स्क्वायर -4 into a we are having as 1 and c we are having as 8. So this is 16 minus 32, that is -16. d is negative, less than 0, so no real roots. d should be either equal to 0 or greater than 0. So d over here is negative, so it will have no real roots, so no roots will be your answer. या फिर आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। सो नंबर ऑफ जीरोस, ऑप्शन सी लेंगे 0, क्योंकि नो वाली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ऑप्शंस गिवन है, इट विल हैव 1 0, 2 zeros, 0 zeros और 3 zeros, so it will have 0 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेटे जो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले हैं वो नहीं आने। जैसे आपने अगर एक्स्ट्रा देखे होंगे क्वेश्चंस, तो 2 raised to power x, 2 raised to power x plus 1, इस टाइप वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें हम इनको y पुट करके करते हैं, तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपने नहीं करने हैं। बुक में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है आपका। ठीक है, बुक में से ईच एंड एवरीथिंग यू आर टू डू, सिर्फ जो आपका वो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड है वो मेथड डिलीटेड है, बट उसके क्वेश्चंस आपके दूसरे तरीके से आ सकते हैं, मैंने इसीलिए वो उस मेथड से करवाए थे आपको। नाउ मूविंग ऑन टू केस स्टडी 4, दैट इज बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स। इसमें हमें गिवन है अ स्टॉप वॉच वाज यूज्ड टू फाइंड द टाइम दैट इट टुक अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू रन 100 मीटर। टाइम गिवन है हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है हमें। वैसे तो ये क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है।
बट स्टिल वी विल डिस्कस. और इसके बाद जो केस स्टडीज दैट आई विल सेंड यू, डेली वन केस स्टडी आई विल सेंड यू एंड यू आर टू सॉल्व. केस स्टडीज बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए सेम होंगी. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, so time we are given 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100. Corresponding जो number of students हैं that is given to be 8, 10, 13, 6 and 3. First question में we are to given estimate the mean time taken by a student to finish the रेस. इस रेस को फिनिश करने के लिए मीन टाइम हमें निकालना है. क्या करेंगे? मीन निकालना है. सिंपल. क्या करेंगे? सबसे पहला काम, फाइंड द मिडल वैल्यू, मिड पॉइंट. सो दैट इज 10, 30, 50, 70 एंड 90. नेक्स्ट XIFI 80, 300, then 650, then 420 and 270. Total will be 1720. कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना. और ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है दैट कम्स आउट टू बी 40. सो मीन का क्या फॉर्मूला था? समेशन फिक्स सी अपॉन समेशन फी. सो दिस इज 1720 अपॉन 40. So this is 43. So your option is C part 43. इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं. What will be the upper limit of the model class? मॉडल क्लास कौन सी होती है जिसमें कुछ नहीं कंसेप्ट आपको अभी तक याद है ना? मॉडल क्लासेस की जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 13 है सबसे ज्यादा, तो दिस इज द मॉडल क्लास. ठीक है. अब वो क्या कह रहे हैं? व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास? इसकी अपर लिमिट क्या है? 60. तो 60 इज योर आंसर. उसके बाद थर्ड पार्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. वैसे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आपका डिलीटेड पार्ट है, बट आपको वो पता होना चाहिए कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो ग्राफ हम क्यों बनाते हैं? मीडियन फाइंड आउट करने के लिए. तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन यू शुड नो. Construction of a cumulative frequency table is useful in determining the median. Then sum of lower limits of median class and model class. Model class हम निकाल चुके हैं. अब median class कैसे निकालते थे? Cumulative frequencies आप ले लेते थे. That is first frequency as it is 8 plus 10. Then 31, then 37 and then 40. नंबर ऑफ जो है हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल वो 40 है. इवन टर्म है तो 2 मिडल वैल्यूज होंगी. जब आप 2 मिडल वैल्यूज लेंगे, कौन कौन सी मिड वैल्यूज आएंगी आपके पास? 20 एंड 21. तो 20 एंड 21 दोनों इस कैटेगरी में आ जाएंगी आपकी. ठीक है. तो इट मीन्स यही आपकी मीडियन क्लास भी बन गई. गॉट इट? दोबारा देख लो. हमें जो है सम टोटल पता था 40. मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करते हैं? जो आपका फ्रीक्वेंसीज का सम होता है उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं. कितना आ जाएगा? 20. या 20 के इक्वल होना चाहिए या 20 से बड़े वाली जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल गिव यू द मीडियन क्लास. तो यहाँ पे 31 20 से बड़ा है तो ये आपकी मीडियन क्लास आ जाएगी. अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं? सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास. अब देखो मीडियन क्लास आपकी क्या है? यहाँ पे लोअर लिमिट इज 40 और मॉडल क्लास भी सेम है, उसकी लोअर लिमिट भी 40. तो 40 प्लस 40 इज 80. क्लियर मयंक? एनी डाउट बच्चे? सो योर आंसर ऑप्शन सी इज योर आंसर. उसके बाद दिस यू विल टेल मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स फिनिश्ड द रेस विद इन 1 मिनट. 1 मिनट में कितने स्टूडेंट्स ने जो रेस है वो फिनिश कर दी? ये आपको टाइम गिवन है अकॉर्डिंग टू दिस. How many students finished the race within 1 minute? 31. Within 1 minute means 60 जो है 60 से लेस वाले आपने लेके चलने हैं. तो इसको इंक्लूड नहीं करना, यानी कि इस 2 के जो ये हैं इनको छोड़ देंगे. तो ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. 60 से ये सारे लेस वाले हैं तो दिस इज 31.
1. So 31 will be your answer. Clear? So these were your case studies जो हमें given थी इसमें, जो CBSE की तरफ से sample paper था. Today I will send you one more case study that you will try to solve yourself.